जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज दो मुद्दे पे बहस है। एक तो जो राणा सांगा के लिए आपत्तिजनक शब्द रामलाल जी सुमन जी ने कहा, जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, और तभी मैं कहा था कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव ये जो हिंदुओं की एकता है, खास तौर से सवर्ण और दलित की, इस खाई में, मतलब जो पहले खाई हुआ करती थी और जिसका फायदा लेकर चाहे मायावती चाहे अखिलेश यादव बार बार सत्ता में वापसी करते थे, मगर इस समीकरण को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और एक नया समीकरण बना के दलितों को अपने तरफ किया, सवर्णों को अपने तरफ किया और एक ऐसा कंबाइन जोड़ बनाया कि पिछले 2014 से अखिलेश यादव की कलई नहीं गल रही है। ऐसे में अब की बार उन्होंने सोची समझी रणनीति लगाई। पहले औरंगजेब के लिए विवादित बयान दिलवाया महाराष्ट्र में अबू आजमी से। उसके बाद जब देखा आक्रोश, हिंदुओं का कंसोलिडेशन देखा, तो अभी उनके पास एक ही पर्याय था कि अब दलित से राणा सांगा के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कराना। और मैं इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैं कहा था कि इनके ट्रैप में सवर्णों को, खासतौर से राजपूतों को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये इनका तो यही मानसिकता है। जैसे पिछली बार बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस के खिलाफ और आरजेडी का जो विधायक, वो क्या यादव था, उसने शुरू किया, और बाद में आके स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि उस समय समाजवादी पार्टी में महासचिव था, मात्र एक एमएलसी था, मगर उसने जब शुरू किया और उसने रामचरितमानस की प्रति फड़वाई, उसके बाद आनंद फानन में उसके ऊपर कोई कार्रवाई करना छोड़ो, अखिलेश यादव ने उसका प्रमोशन किया और उसको राष्ट्रीय महासचिव बनाया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या हैसियत रह गई? खुद भी टिकट नहीं पाए, अपनी पार्टी बनाए और चुनाव भी हार गए। उनकी बेटी जो बदायूं से चुनाव जीती थी, सौमित्रा, वो भी हार गई, उसको टिकट ही नहीं दिया बीजेपी ने। भले बीजेपी का वहां पे उम्मीदवार हार गया, मगर बीजेपी ने उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया। अब वही चीज, सेम कार्ड, कुछ भी चेंज नहीं है, अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के द्वारा किया। सर, आज जिस हिसाब से करनी सेना वाले रामजी लाल सुमन के आगरा वाले आवास पर, उनके घर पे जाकर तोड़फोड़ किए और उनका बेटा रणजीत जाके तहरीरें लिखाई। अब इसमें करनी सेना के लोगों को चोट भी आई, क्योंकि ये हिंसक प्रदर्शन हुआ, बैरिकेडिंग तोड़ना, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना। अब जहां एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे भारत में नंबर 1 पे गिनी जाती है, अब समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि क्या इन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर एक्शन होगा। अब उनका तो यही मकसद था कि जहां
योगी आदित्यनाथ जी को बार बार कह रहे थे कि ये ठाकुरवादी बात करते हैं, राजपूतों के फेवर में खड़े रहते हैं। अब समस्या है कि क्या राजपूतों के ऊपर भी बुलडोजर एक्शन होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर ये तो चुनाव में उसको मुद्दा ही बनाने वाले हैं कि अगर यही दूसरी बिरादरी का कोई होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। जबकि कर्मी सेना का जो कहना है, उनका जो तर्क है कि हमने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया, हमने एफआईआर करने के लिए तहरीरें दी, मगर यहां से दिल्ली तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि प्रशासन को खुद एक्शन लेना चाहिए था। अच्छा, मुद्दा यह था कि उन्होंने कहा कि राणा सांगा तो गद्दार थे क्योंकि उन्होंने ही बाबर को आमंत्रित किया था, जबकि बाबर को लोधी का ही भतीजा बुलाया था। तो ये दूर दूर तक इतिहास में कई तथ्य नहीं मिलता है, मगर करनी सेना वालों ने कहा अगर कोई आके उनके मुंह में कालिख लगाता है, रामलाल जी सुमन को जूते मारता है, तो हम 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। इवन मुझे नहीं लग रहा है कि ये मुद्दा यहाँ शांत होता दिख रहा है, अभी ये और भी तूल पकड़ेगा। जबकि मैं करनी सेना वाले और राजपूत भाइयों से मेरी अपील रहेगी कि ये आपसी, मतलब रामलाल जी सुमन की बात नहीं है, ये पूरे समाज से जोड़कर आने वाले टाइम में राजनीति करने वाली है समाजवादी पार्टी, और उनकी सोची समझी रणनीति है। इसके लिए सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है, और सदन में जाने वाले जितने भी सांसद हैं राजपूत समाज के, उनका घेराव करना चाहिए, उनको ज्ञापन देना चाहिए और अपनी डिमांड रखनी चाहिए कि एक ऐसा सशक्त कानून बने कि अगर देश में कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा भी रसूख वाला हो, अगर महापुरुषों के खिलाफ और अगर अनर्गल प्रलाप करता जैसा रामलाल जी सुमन ने किया है, तो उसके ऊपर रासुका लगाकर कम से कम 2 साल की जेल होनी चाहिए, जिससे उसकी सदस्यता भी समाप्त हो। अब आते हैं हम दूसरी खबर बिहार में जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नीतीश कुमार को चेतावनी दिया था कि हम तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, अगर तुम हमारी सपोर्ट नहीं करते, अगर हमारे लोगों के खिलाफ जाकर अगर बिल का समर्थन करते हो, तो तीनों दलों को, मतलब जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और चिराग पासवान की आरजेएलपी, इन तीनों को आने वाले समय में मुस्लिम समाज कयामत तक वोट नहीं देगा। अब आज वो लोगों ने बिहार के गर्दनी में एक प्रोग्राम रखा था, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद ने, और उसमें बिहार की 3 पार्टी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, साथ ही जन स्वराज पार्टी और चंद्रशेखर रावण ने आकर वहां पे अपना समर्थन दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये किसी भी सूरत में ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने वाला एक कानून है और ये हम कतई लागू नहीं होने देंगे। जबकि लालू की कोई हैसियत नहीं है, राज्यसभा में कोई 1 सीट बाकी है और विधानसभा में 4 सीट है, तो तुम्हारे पास जब पावर नहीं है तो तुम किसके ऊपर बात करते हो। अब दूसरी बात कि वही तेजस्वी यादव ने कहा कि ये मुस्लिमों के साथ जुर्म ज्यादती है,
वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल ये सिर्फ इनकी संपत्ति को लूटकर ये अडानी को और पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। और दूसरा कहा तेजस्वी यादव ने कि हम चाहे सत्ता में रहे या न रहे, ये कानून हम बनने नहीं देंगे, ये कानून नागपुरिया कानून है। मतलब ये लोग सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने निकले हैं, जबकि मुसलमान भाइयों से अपील है, सरकार का मानना है कि इसमें किसी भी मुस्लिम की कोई संपत्ति, वक्फ की कोई भी संपत्ति सरकार लूटने नहीं जा रही है। हाँ, उसमें जो खामियां हैं उस खामियों को दुरुस्त करने के लिए ये नया बोर्ड गठित होगा, जिसमें मुस्लिम ज्यादा रहेंगे, मुस्लिम महिलाएं भी रहेंगी, हाँ, दो गैर मुस्लिम समाज के लोग रहेंगे। इसका सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो अभी तक 7 लाख से अधिक मामले पेंडिंग हैं और खास तौर से ये सब गरीब पसमानदा मुसलमान, इन लोगों के कोई सुनवाई नहीं होती है। बड़े बड़े भूमाफिया जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी कब्जा करके रखे हैं उसका भाड़ा खा रहे, मॉल बना दिए, सब रेंट ले रहे और उनकी मंशा में खोट है। अब अगर ऐसा कानून बनता है जो कि उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होगी और वक्फ बोर्ड अधिनियम बोर्ड बनेगा और ये सुचारू रूप से काम करेगा, ये बात इन उलेमाओं को और ऑल इंडिया पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसलिए हजम नहीं हो रही है कि जैसे 1984 में जब साहबानों के फेवर में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि इनको जब इनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो इनको गुजारा भत्ता 400 रुपया दिया जाए, मगर उस कानून को लागू नहीं होने दिया और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस समय बेकायदा कांग्रेस के ऊपर दबाव डाला और बोला हम आपका बहिष्कार कर देंगे। उस मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में इन्होंने वो साहबानों वाले मामले को पलट दिया और आज दिन तक मुस्लिम महिलाओं को तलाक होने के बाद कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। अब आगे सरकार तो कटिबद्ध है क्योंकि एकदम पंचुअलिटी से ला रही है और 14 संशोधनों के साथ ला रही है जो कि जेपीसी की शर्तों के हिसाब से ला रही है, तो इसमें कोई मनमानी नहीं है। फिर भी अगर ये जनता को गुमराह करते हैं, आज बिहार में इतना जन समर्थन नहीं मिला जितना इनको उम्मीद था। इनको लग रहा था कि पूरे देश में हम शाहीन बाग बना देंगे, मगर अब वो समय बदल गया है, मुस्लिम समाज भी जागरूक हो गया है और इन लोगों के फसाना में मुस्लिम समाज भी नहीं आने वाला है। बाकी ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ये कानून 100% बन के रहेगा और इसी सत्र में बनेगा। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।